चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं नया टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मींस अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट पास होता है तो ये हीट अप होगा, और हीट अप होगा तो इसके अंदर पावर डेवलप होगी, और पावर कितनी थी, I² R। पहले वजह समझिए कि ये पावर डेवलप हो क्यों रही है। तो याद करिए हमने बात की थी कि कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपोजिट टू द करंट, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बेचारे ऐसे तो मूव कर नहीं रहे हैं सीधे सीधे, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रैंडम ऐसे 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 कुछ मूव कर रहे थे। तो देखिए लेंथ L पे जाने पे अगर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से धक्का लग रहा है E/m, ये एक्सीलरेशन मिला है, तो यहां पे इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जानी चाहिए थी 12mv²। जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलती वो आती फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस पे जो वेलोसिटी मिली वो ना के बराबर मिली थी, E/m टॉ। मतलब ये एक्सीलरेट पूरे इंटरवल के लिए नहीं कर पाया, छोटे इंटरवल के लिए किया, तो जो वेलोसिटी ली उसने काफी कम ली, और इस फॉर्मूले के हिसाब से वेलोसिटी अच्छी खासी आ जानी चाहिए, लेकिन उतनी वेलोसिटी इसने ली नहीं है। तो वजह क्या है कि यहां इतने सारे कोलिजन हो गए कि बार बार ये एनर्जी ले रहा है, कोलिजन में लूज कर जा रहा है। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। तो जो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिस्प्लेसमेंट में वर्क किया, ठीक है, वो पूरा का पूरा वर्क एक्चुअली इनडायरेक्टली हीट में चला जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ना के बराबर ही ले पा रहा है, क्योंकि लेता है फिर कोलिजन कर जाता है। तो ओवरऑल ये जो हीट आ रही है ये कुछ और नहीं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है, और ये यही एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन है। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। तो याद करिए कंडक्टिविटी या कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतने ज्यादा कोलिजन, उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। तो जो भी है ये एनर्जी हीट में जा रही है, और इसी को चाहे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका पोटेंशियल 0 था, इसका पोटेंशियल कितना है IR। तो अगर कोई DQ करंट यहां से यहां गया तो यहां DQ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, DQ इंटू Q इंटू वोल्टेज। यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, DQ इंटू 0। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, DQ इंटू IR होना चाहिए, DQ इंटू IR। ये तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो du/dt पावर, तो dq/dt करंट इंटू IR, और ये कुछ और नहीं I² R लिखा है। तो I² R को हम चाहें तो ऐसे भी सोच सकते थे I इंटू IR, और IR क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। तो मैं ऐसे सोचता हूं एनर्जी चार्ज Q इंटू वोल्टेज है, तो पावर dq/dt करंट इंटू वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था IR, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तो I इंटू V इतनी पावर यहां डेवलप हो रही है। तो एक तरीके से कहा जाए तो हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, I² R, ये भी है, V²/R, I को V/R लिखो, और इसी को V इंटू I भी लिख सकते हैं, I इंटू IR, ये वोल्टेज हो गया, I इंटू V बना, और चाहे तो इसी I को V/R लिखिए इंटू V, ठीक है। और ये तीनों फॉर्मूले सेम है। अब इससे कंफ्यूज मत होइए कि हमें I² R लगाना है कि V²/R लगाना है, दोनों ही इक्वली सही हैं, एक्चुअली तीनों ही। करंट दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वोल्टेज दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये 3 सर्किट होते, ये 3 रेजिस्टेंस मैंने कुछ ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, 3 कर लेता हूं, तीनों में करंट सेम जा रहा है। तो अब हमसे पूछी होती पावर मैक्सिमम कहां होगी, तो चूंकि तीनों में करंट सेम है तो पावर P1 रेशो P2 रेशो P3 कंपेयर करना है,
तो हम आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R2 रेशो आई स्क्वायर R3 कंपेयर करेंगे, क्योंकि आई तीनों में सेम है। तो R1 पहला रेजिस्टेंस कितना है 3R, R2 R/2 और R 3R/2, R3 R और R 2R और R 2R/3। ये इनकी पावर का रेशो होगा, मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वहां पावर सबसे ज्यादा आएगी। इवन हम चाहें तो एक और केस लिख लें इसमें, तीनों जब ऐसे होते करंट सेम जा रहा है, तो तीसरे का भी रेशो आई स्क्वायर R4 एंड दिस इज इक्वल टू R/3। तो करंट सेम है तो रेजिस्टेंस का रेशो ही पावर है। लेकिन जरा इसी की जगह क्वेश्चन में सोचिए कि मैंने सर्किट ऐसा दिया होता, ये एक सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट और चौथा सर्किट। ये अब सभी में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। तो अगर आप इसको P1 लिखें, इसको P2 लिखें, इसको P3 लिखें, इसको P4 लिखें, तो P1 रेशो P2 रेशो P3 रेशो P4, इसमें आई स्क्वायर R लिखते तो करंट इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। तो बेहतर है हम इसमें क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बाय R1 V स्क्वायर बाय R2 V स्क्वायर बाय R3 V स्क्वायर बाय R4। तो अब रेशो कितना आता, V स्क्वायर कट गया तो R पहला 1/3R, दूसरा 1 दूसरा कौन सा, वैसे इसके हिसाब से लिखते हैं तो इसको P2 नाम देते हैं। तो इसका आया R/2 3R/2 1/2R/3 और रेशो लास्ट में 1/R/3। और सबसे ज्यादा पावर अब कहां डेवलप हो रही है, यहां पे सीरीज में सबसे ज्यादा पावर डेवलप हो रही थी कहां, यहां। तो ओवरऑल जब चीजें सीरीज मतलब करंट सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वोल्टेज सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ओवरऑल आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको यह समझना है करंट गिवन है तो आई स्क्वायर R लगाइए, वोल्टेज डिफरेंस गिवन है तो V स्क्वायर बाय R लगाइए। तो ये तो हमारा पहला डिस्कशन हुआ कि फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम होम अप्लायंसेस में फॉर्मूला जो यूज करते हैं, होम अप्लायंसेस में हम पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि होम अप्लायंस में वोल्टेज हमें पता है कि 220 वोल्ट फिक्स्ड है। तो जनरली हमें वोल्टेज पता होता है, करंट पता नहीं होता कितना आ रहा है, वोल्टेज फिक्स होता है कि 220 है, इसीलिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए ये बल्ब है, बल्ब पे नीचे लिखा होता है जैसे 60 वॉट का बल्ब है, तो अंडरस्टूड है ये 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो ये 220 वोल्ट पे दिस इज कॉल्ड ऑपरेटेड वोल्टेज। ऑपरेटेड वोल्टेज मतलब कितने पे ऑपरेट होगा, और ये क्या है, रेटेड पावर। मतलब अगर इतने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, इसको मैं रेटेड ही लिख देता हूं कि कितना लिखा है। मतलब है अगर 220 वोल्ट पे बल्ब को लगाओगे तो 60 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। तो इस बल्ब का अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना, V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट लगाने पे इतनी पावर आ रही है। तो 220 का होल स्क्वायर बाय 60, ये 4840 बाय 60, ये ठीक है। ये कितना आया, ओम। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है। तो जितने आप डेली लाइफ में वॉटेज वाली चीजें देखते हैं सभी 220 वोल्ट पे होती हैं, इस हिसाब से हम उनके करस्पॉन्डिंग उनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे बल्ब है, हीटर है, जैसे हीटर आपका होता 1500 वॉट का, तो अंडरस्टूड है हीटर भी 220 पे यूज होना है, तो 220 का होल स्क्वायर बाय 1500 ये हीटर का रेजिस्टेंस है।
इसका मतलब जिसका वोल्टेज जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। तो 15 वॉट, 20 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट, इनमें रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका है, फिर कम इसका, कम इसका, कम इसका। मतलब रेजिस्टेंस इसके रेशो 1/15, रेशो 1/20, रेशो 1/40, रेशो 1/60, रेशो 1/100। दीज आर द रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कॉमन लैंग्वेज में जो हम यूज करेंगे वहां वोल्टेज हमें फिक्स होगा, पावर पता होगी, उसकी मदद से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चलो, तो हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए एक आध और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये कुछ इस तरह मैंने सर्किट ली, ठीक है। ये 60 वोल्ट, 30 ओम, 60 ओम, 20 ओम, और ये जो 60 ओम है यहां पे मैंने पानी रखा है, और ये मानते हैं 100 ml ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन होता, एज्यूमिंग 80% ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड is absorbed by water. Find rise in temperature in 1 minute. 1 मिनट में वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अब देखिए, हमने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होना चालू हुआ, करंट यहां से भी फ्लो होगा, यहां से भी फ्लो होगा। हम ये मान रहे हैं कि जो 60 ओम पे एनर्जी टोटल डेवलप हो रही है उसका 80% वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है अपना टेम्परेचर बढ़ाने में। अब हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट एब्जॉर्ब्ड ms डेल्टा T होती है। ये हीट एब्जॉर्ब्ड है, ये मास S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T टेम्परेचर चेंज। ये फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। मास कितना है? 100 ml का 100 ग्राम, ठीक है। इसी को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 100 ग्राम इंटू 1 कैलोरी, तो प्रोडक्ट ग्राम से ग्राम कटा 100 कैलोरी इंटू डेल्टा टी। लेकिन हम आंसर जूल में लिखेंगे तो कैलोरी को 4.2 जूल इंटू डेल्टा टी। अब बस हमें हीट लिखनी है, और हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है, डेवलप कितनी हो रही है, पावर I²R। I²R पावर डेवलप हो रही है इनटू टाइम, लेकिन पूरी हीट इसमें नहीं जा रही है, इनटू इसका 80%। तो 0.8 टाइम्स I²R इंटू डेल्टा टी, ये हीट एब्जॉर्ब्ड है। अब I²R कौन सा, ध्यान दीजिए, आप V²/R यूज कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन वोल्टेज 60 वोल्ट आपको इसके अक्रॉस पता है, इसके अक्रॉस 60 वोल्ट नहीं है, कुछ और है। तो अगर V²/R यूज करोगे तो ये वोल्टेज चाहिए, I²R यूज करोगे तो भी ये करंट चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं ऊपर से एक्चुअली करंट है कितना। तो यहां से 60 और 30 का इक्विवेलेंट 20, 20 और 20 का 40, 60/40, 3/2 एम्पियर। अब ये 3/2 एम्पियर यहां से आया, ये 1:2 में बटेगा, तो 1 एम्पियर इसमें, सॉरी हाफ एम्पियर इसमें जाएगा और 1 एम्पियर इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मिल गया कि यहां से करंट पता है और यहां का रेजिस्टेंस पता है, तो I² इंटू R। तो ये I²R की वैल्यू हमें मिल गई। I कितना है, 1/2 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है, 60। मतलब यहां 15 वॉट डेवलप हो रही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया 0.8 इंटू 15 इंटू डेल्टा टी 1 मिनट है, और वॉट क्या है, जूल पर सेकेंड। तो टाइम हम 60 सेकेंड में लिखेंगे, 60 सेकेंड, तो ये आंसर जूल में आएगा। इसीलिए हमने इस आंसर को जूल में कन्वर्ट किया था। तो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज कितना आ गया, 15 का 6 गुना 90 बाय 100 इंटू 4.2, 422, 420,
तो 9/42 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस था कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाया कि जितनी हम हीट देंगे वो ms डेल्टा टी में जाएगी। हीट हमने कितनी दी? सिर्फ यहां की। अब यहां कितनी डेवलप हुई? तो यहां का करंट निकाला I²R। लेकिन I²R पूरी पावर नहीं जा रही, उसका 80% जा रहा है। ये पावर है वॉट में, टाइम सेकेंड में मल्टीप्लाई किया, आंसर आया जूल में। तो ये जूल में आंसर है। तो उधर भी हमें जूल में चाहिए, लेकिन हमें वैल्यू कैलोरी में पता थी, जूल में कन्वर्ट किया, तो दोनों तरफ एनर्जी बराबर कर दी। अगला डिस्कशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालना जानते हैं, उसमें से करंट निकालो, I²R लगा दो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है? अगर कोई बैटरी से हम पावर खींचे और हमारा ये रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, ध्यान दीजिए वेरिएबल क्या है? ये वाला एक्सटर्नल। तो पावर ड्रॉन फ्रॉम बैटरी of internal resistance, understood, is maximum when resistance of load is equal to internal resistance of battery। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, ये बैटरी फिक्स है, ये वेरिएबल है, मतलब बदल बदल के हम किसको देख रहे हैं? इसको। तो इसकी अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पावर डेवलप आई, और इसकी जब वैल्यू स्मॉल r के बराबर हो गई तो पावर इस पे जो निकल रही है वो मैक्सिमम है। ध्यान दीजिए, इस पे पावर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ये करंट I निकालें, तो पावर अक्रॉस R, ठीक है, पावर अक्रॉस R, तो ये बनेगा I² इंटू R। करंट कितना है? E/R प्लस R, क्योंकि पूरे सिस्टम से जो करंट है वही इससे करंट है, इनटू रेजिस्टेंस। अब देखिए R वेरिएबल जैसा नहीं लग रहा है, तो मैं R को X से रिप्लेस कर देता हूं। तो E²/R प्लस X का होल स्क्वायर इंटू X, ये लिखा। अब अगर पावर का ग्राफ X के साथ बनाऊं तो X इक्वल टू 0 पे पावर 0 है, X इक्वल टू इंफिनिटी पे पावर 0 है, तो बीच में कहीं पावर मैक्सिमम आती। मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करो, या फिर इस x को अंदर भेज दो। E²/R² प्लस X² प्लस 2RX इंटू एक्स, ये x नीचे भेजो, तो ये कितना बना x नीचे भेजने पे? E²/R² प्लस x प्लस 2R। और ये AMGM से मैक्सिमम मिनिमा कर सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये मिनिमम कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे, तो x की वैल्यू स्मॉल r पे। या फिर न्यूमरेटर पूरे सिस्टम का मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर का मिनिमम मैक्सिमा चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? R²/X²। x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस r, तो प्लस r पे मैक्सिमा आया। और मैक्सिमम कितनी आई? कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r छापो, तो E²/4R, ये मैक्सिमम पावर डेवलप्ड है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या है ये? जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उस पे मैक्सिमम पावर, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब लोड, उसी बैटरी से हम अलग अलग लोड ले रहे हैं। कभी लोड का रेजिस्टेंस कम है, कभी लोड का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो लोड रेजिस्टेंस की, लोड मतलब ये, इसकी वो वैल्यू जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, उस समय पावर ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज मैक्सिमम, मतलब यहां जो पावर सप्लाई हो रही है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का केस है। हाँ, तो देखिए ये 4 क्वेश्चन करने हैं, चारों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले में वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस एटसेट्रा है ये, ठीक है। अब आपको फाइंड पावर डेवलप्ड इन ईच रेजिस्टर निकालना है, हर रेजिस्टर पे पावर कितनी डेवलप हो रही होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में तो ये V और R के टर्म में आंसर आएंगे। सेकेंड में, इफ करेंट ड्रॉप्स फ्रॉम I0 टू 0 इन टाइम T0 सेकेंड्स, I0 और T0 कांस्टेंट है, थ्रू अ रेजिस्टेंस R, फाइंड हीट डेवलप्ड। तो आंसर I0, T0 और R के टर्म में आएगा। एक मिनट, मैंने ड्रॉप्स फ्रॉम I0 टू T0, ये मुझे बताना पड़ेगा कैसे ड्रॉप हुआ है, तो ये मैंने कहा लीनियरली।
फंक्शन चाहिए तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये x ओम है। ठीक है, अब आप इस x को बदल रहे हैं, तो फाइंड x सच दैट पावर डिसिपेटेड एट दिस इज मैक्सिमम। तो फंक्शन निकालिए इसका पावर का और मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है। एक वायर है, इस क्वेश्चन में मैं ये मान रहा हूं कि ये वायर गर्म हो रहा है, लेकिन हां मैं ये भी मान रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला। गर्म होने पे जनरली रेजिस्टेंस बढ़ता है, हम उस इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं हर जगह ही। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, बैटरी कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के पास है ही नहीं। अब इसका इनिशियली टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर था। अब हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया t इक्वल टू 0 पे। स्विच ऑन करते तो करंट फ्लो होता, और करंट फ्लो होता तो इसके अंदर हीट डेवलप होती। ठीक है, तो यहां से ये हीट एनर्जी मिल रही है, लेकिन चूंकि ये गर्म होगा तो ये भी एनर्जी रेडिएट करेगा, तो कुछ ये लूज भी करेगा। तो एक I²R एनर्जी हम दे रहे हैं, एक यहां लूज हो रहा है, और उनका जो डिफरेंस है वो इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अब जरूरत पड़ेगी इसके मास की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S की, तो M और S सिंबल ले लीजिएगा। तो ट्राई करिए, और जब हो जाए तो वापस आइए, देखिएगा कैसे करते हैं इनको। चलो पहला क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड ये निकालना है। तो हमें ये करंट चाहिए यहां से, तो यहां से करंट अगर मैंने I0 लिखा, मैं लिख लेता हूं I0, तो ये I0 को 1:2 में बांटूंगा, तो I0/3 2I0/3। तो अच्छी बात है, यहां पावर कितनी आ गई, 2I0/3 का होल स्क्वायर इंटू R। यहां पावर कितनी आई, I0/3 का होल स्क्वायर इंटू R। यहां I0/3 का होल स्क्वायर इंटू 2R, और यहां कितनी आई, I0² इंटू R। अब बस ये लिखना है कि इस I0 की वैल्यू कितनी है। तो I0 की वैल्यू कितनी है, V/R इक्विवेलेंट, और V/R इक्विवेलेंट कितना है, 2R और R का 3R, 3R और R का 3R/4, 3R/4 और R का 7R/4, ये I0 है। और हमसे अगर पूछा होता टोटल पावर, तो टोटल पावर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इसकी पावर निकालो, इसकी पावर निकालो, इसकी पावर निकालो, इसकी पावर निकालो, 4 टर्म आएंगे, चारों को जोड़ दो, या चारों को जोड़ने की जगह I0² इंटू R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। मतलब यह बड़ी अच्छी बात है कि आप इक्विवेलेंट से भी निकालोगे तो पावर आपकी सही आएगी। वैसे आपको 1 2 3 4 पावर के स्केलर समेशन करने थे, लेकिन आप इसकी जगह टोटल को एक सिंगल R मान लो और I²R इक्विवेलेंट लगा दो, या V²/R इक्विवेलेंट लगा दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पावर के केस में भी काम करता है। चलो सेकंड पार्ट, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। I0 की वैल्यू छापनी है, छाप लेना। क्वेश्चन 2 में करंट का ग्राफ टाइम के साथ I0 से T पे लीनियरली डिक्रीज हो गया। T0 पे जाके करंट खत्म हो गया और I0 से चालू हुआ था। अब ऐसा लगता है लीनियर है तो एवरेज से ले लें, तो इनिशियल करंट I0 फाइनल 0/2 होल स्क्वायर इंटू R, ये पावर आ गई, एवरेज पावर। और हीट कितनी आई, तो I² I/2 एवरेज करंट का होल स्क्वायर R T0, तो ये I² R T0/4। लेकिन हम देखते हैं ये आंसर गलत निकलेगा। क्यों, करंट I का फंक्शन कितना है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन लिखें, तो I0 से चालू किया, T0 में खत्म हो गया, तो ये इसका फंक्शन आ गया इंटू T, या इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो I/I0 इंटरसेप्ट फॉर्म प्लस T/T0 इक्वल टू 1, X/X0 Y/Y0 इक्वल टू 1। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I0 1 माइनस T/T0। अब हीट कितनी होती है, I²R dt, क्योंकि वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो I0 1 माइनस T/T0 का होल स्क्वायर R dt 0 से T0। और अब जरा देखिए कि अब जो हम एवरेज निकालेंगे ये लीनियर है, लेकिन इंटीग्रेशन लीनियर का नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन तो स्क्वायर का हुआ है, मतलब एवरेज से काम नहीं चलेगा। हां, अगर हमसे पूछा होता चार्ज फ्लोन
तो आई डी टी का इंटीग्रेशन होता और आई की वैल्यू कितनी होती, आई नॉट 1 माइनस टी बाय टी नॉट इंटू डी टी। अब तो लीनियर है तो वाकई में एवरेज से काम चल जाएगा, एवरेज करंट इंटू टाइम टी नॉट। तो चार्ज फ्लोन एवरेज करंट इंटू टी नॉट है, लेकिन हीट ऐसा नहीं निकला। क्यों? चार्ज में फंक्शन लीनियर था, हीट में फंक्शन क्वाड्रेटिक है। तो ये आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर? ये आई नॉट है, सॉरी। हाँ, तो इंटीग्रेशन किया तो आई नॉट स्क्वायर आर टी नॉट बाय 3। ठीक है, तो इस तरह आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन में लिख के दिखा देता हूं। आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन लो, 1 माइनस टी बाय टी नॉट का होल स्क्वायर डी टी 0 से टी नॉट। इसको खोलते हैं। आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर माइनस 2t बाय टी नॉट डी टी 0 से टी नॉट। 1 का इंटीग्रेशन t, इसका टी क्यूब बाय 3, इसका टी स्क्वायर बाय 2, तो 2 कट गया। ये 0 से टी नॉट, 0 पे तो तीनों मर गए, टी नॉट रखो, यहां टी नॉट रखो टी नॉट बाय 3, यहां टी नॉट रखो टी 1, और डायमेंशनली टी स्क्वायर बाय 2 डी टी। 1 का इंटीग्रेशन टी, हाँ, टी नॉट बाय 3, और यहां पे टी नॉट कट गए, आंसर बना टी नॉट बाय 3। आई स्क्वायर आर बाहर निकाल लिया था, ये हमारी पावर का फॉर्मूला आ गया। तो शायद समझ में आ गया होगा। ठीक। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो तुरंत आंसर लिख दिया था। मैंने आंसर ऐसे लिख दिया था, आई है, आई स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला बनता, ये स्ट्रेट लाइन है, आई स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला बनता, तो ये हाइट आती आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, इसका ग्राफ बना रहा हूं टाइम टी के साथ। तो दरअसल ये पावर का ग्राफ टाइम टी के साथ, और ये पैराबोला है, तो पावर का इंटू डी टी, यही हीट आती। तो एरिया अंडर पीटी ग्राफ, पावर टाइम ग्राफ, यही हमारी हीट है। और पैराबोला का एरिया होता है, इसका एरिया 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया अंडर द कर्व में पड़ा होगा। तो हाइट कितनी है, आई नॉट स्क्वायर आर इनिशियल पावर, ये लेंथ कितनी है, टी नॉट। मैंने इस तरीके से इसका आंसर सीधे लिख दिया था कि स्ट्रेट लाइन से पैराबोला बनेगा, और पैराबोला में इन दोनों का वो लेंगे, तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये पैराबोला का एरिया आता है अगर इस तरह का केस हो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व में पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। से y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ग्राफ था, इसका एरिया चाहिए यहां से यहां तक के एक्स स्क्वायर का, तो ये हाइट इसकी कितनी है, के एक्स स्क्वायर, बेस कितना है x, इंटीग्रेशन करते तो y dx का इंटीग्रेशन 0 से x, के एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से x, के एक्स क्यूब बाय 3 बना। इसी को क्या लिखा, 1/3 के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 1/3 बेस हाइट। और ये तो तय था कि 1/2 बेस हाइट से कम आएगा। सोचो अगर ये ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता, उससे कुछ कम एरिया है, और वो कितना है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो मैंने ऐसे लिख दिया था। चलो एनीवे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब 3 में भी हम सीधे इसमें पावर निकालें तो पावर एट x इज इक्वल टू करेंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, इससे जाने वाला करंट 6/3 प्लस x, सही है, 2 और 1 3 और 1 x, आई स्क्वायर इंटू एक्स, 36/9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू एक्स, एक्स नीचे ले जाओ, 36/9/x प्लस x प्लस 6
और ये पावर मैक्सिमम तब होगी जब ये वाला टर्म मिनिमम होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, AMGM बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/x इंटू एक्स का अंडर रूट, ऐसे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई इसकी 3, और कब आई जब ये दोनों आपस में बराबर थे, तो x की वैल्यू 3 पे मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 3 ओम पे आई, या मैक्सिमम मिनिमा। इसका डेरिवेटिव 9/x², इसका डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3। सिर्फ x की वैल्यू ही पूछी थी, पावर पूछी होती तो हम सीधे छाप देते, पावर पूछी होती तो x की वैल्यू 3 इसमें छाप दो, तो 3a बनेगा, 3a बनेगा, 6 और 6 12, 36/12, 3 वॉट मैक्सिमम पावर आ जाएगी। हालांकि इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद हो। क्यों? ये हमारा वेरिएबल है, क्यों ना ये रेजिस्टेंस उठा के मैं इधर दे दूं इसको, तो ये बनेगा कितना, ये अगर इसको दे दूं तो ये 3 ओम हो जाएगा, ये वेरिएबल आ जाएगा, ये 6 वोल्ट। अब सिंपल सी बात है कि ये चीज वेरिएबल है, और ये चीज अगर वेरिएबल है तो जब इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। मतलब ये हमने कब निकाला था, जब वेरिएबल हमारा ये पूरा था और इंटरनल रेजिस्टेंस एक था, वेरिएबल ये पूरा था, और जब ये दोनों बराबर थे, पावर मैक्सिमम थी, इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये गलती मत कर देना। गलती क्या होती है, एक आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें तो शायद वो ना करो आप गलती, x है 2 है, अब आप इसको पूरे को 1 मान लो, और अब आप कहो जब ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, पावर मैक्सिमम होगी, इससे x -1 आ गया, -1 आ गया तो पता चल गया गलत है। लेकिन अगर x प्लस आ जाता तो गलती क्या थी कि जो हमने प्रूव किया था वो इसके लिए किया था, जो वेरिएबल है पावर उसी पे पूछी है। अब वेरिएबल ये है और पावर निकाल रहे हो आप पूरे पे, जबकि निकालनी आपको किस पे थी, सिर्फ इस पे। तो एनालॉजी तभी काम करेगी जब आप ये इसको दे दोगे। मैं पर्सनली ये करता हूं कि कौन दिमाग लगाए, एक एक्सप्रेशन लिख लो, मैक्सिमम मिनिमा कर लो, और कौन सा असली में मैक्सिमम मिनिमा करना है, AMGM से काम चल जा रहा है, ठीक है। तो जुगाड़ से आप समझ सकते थे कि इसको पार्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया और ये दोनों बराबर हो गए। बेहतर है एक्सप्रेशन लिखिए, उससे करिए, वो सबसे अच्छा तरीका। लास्ट क्वेश्चन में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलना नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है, तो I = E/R, ये तो कांस्टेंट है। बदल रहा है टेम्परेचर, तो ये हीट रेडिएट कर रहा है, किसी भी समय इसने टेम्परेचर T ले लिया, सराउंडिंग T0 हो गया, तो पावर गेन कितनी है, I² R, और E/R का होल स्क्वायर इंटू R, E² R कांस्टेंट। पावर लॉस कितना है, K इंटू T - T0, ये वेरिएबल है क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है, तो नेट पावर गेन = I² R, ये पावर ली, माइनस K T - T0, लॉस हो गई। तो पावर गेन ये है, और पावर लेगा तो इसका टेम्परेचर बदलेगा। अब जरा देखें, डेल्टा Q = MS डेल्टा T। अब चीजें वेरिएबल हैं तो हम डेल्टा Q की जगह क्या लेंगे, dQ, MS dt। हम छोटे हीट के लिए छोटा टेम्परेचर चेंज देखेंगे। अब छोटी हीट dQ क्या है, पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर नेट वेरिएबल है, नेट पावर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। पावर वेरिएबल है तो हीट इंटीग्रेशन से आएगी, तो PdT, और ये आया MS dt। पावर कितनी है, I² R, और I² R कितनी थी, E² R, माइनस K T - T0 होल dt MS dt। वेरिएबल सेपरेबल, टेम्परेचर के साथ ये ले जाओ, टाइम अलग कर दो, MS E² R माइनस K T - T0 dt, टेम्परेचर T0 से T, 0 से T,
ये बना। अब बस हमें इंटीग्रेशन करना है। हाँ, तो इसके बाद समझिए कॉन्सेप्ट बड़ा आसान था। हम हीट दे रहे हैं कांस्टेंट रेट से, लेकिन डिसिपेट हो रही है वो वेरिएबल है। तो नेट जो पावर आई वो टेम्परेचर का फंक्शन है और टेम्परेचर वेरिएबल है, तो नेट पावर वेरिएबल है। इसीलिए हमने सीधे पावर इंटू टाइम हीट ऐसे नहीं लिखा, हमने पावर इंटू dt dq लिखा, ms dt। मतलब इतना छोटा टेम्परेचर चेंज कि आप पावर को कांस्टेंट ले सको। तो दिस इंटू dt टाइम वाला, ms टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर। अब इसके बाद मैथमेटिक्स का काम है। तो इंटीग्रेशन आया t ms बाय इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, कितना आया k इंटू लॉग ऑफ ई स्क्वायर बाय आर माइनस के टी माइनस टी नॉट, लिमिट 0 से टी नॉट। ms बाय नेगेटिव के अंदर भेजो तो लॉग में चीजें पलट जाएंगी। टी नॉट रखने पे ई स्क्वायर बाय आर आ रहा था, और टेम्परेचर टी रखने पे कुछ और आ रहा है। ई स्क्वायर टी नॉट, एक बार टेम्परेचर हमने कितना रखा, टी की वैल्यू, सॉरी टी नॉट से टी है, रखी गलत रहा। हाँ, तो एक बार हमने इसमें टी रखा तो वो आया ई स्क्वायर बाय आर माइनस के टी माइनस टी नॉट, और जब टी नॉट रखा ये चीज ऐसे बनी। अपोजिट कर दी क्योंकि ये नेगेटिव था। ये हमारा किसी भी टाइम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन आ गया। ठीक है। हाँ, एंटी लॉग ले लो तो ई टू दी पावर में आंसर आ जाएगा। ये मैंने टाइम टेम्परेचर के टर्म में निकाला है, आपको टेम्परेचर टाइम के टर्म में चाहिए, ये इधर भेजो, ये इधर भेजो, लॉग का एंटी लॉग लो, एक्सप्रेशन निकाल दो। तो उम्मीद है ये यहां तक समझ में आ गया होगा सब। चलो अब हम बात करते हैं बल्ब एंड देयर कॉम्बिनेशन। मैं बल्ब लिख रहा हूं, लेकिन ये बल्ब हीटर वीटर सबके लिए ट्रू है। एक ही बात करेंगे कि हमेशा हम क्या देखेंगे, यहां रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर। तो रेजिस्टेंस आएगा इसका V रेटेड का होल स्क्वायर अपॉन P रेटेड। रेटेड मतलब क्या लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है इस टर्म का कि व्हेन द बल्ब इज ऑपरेटेड एट रेटेड voltage, it consumes rated power। ये इसका मीनिंग है कि जितना लिखा है उतने वोल्ट पे लगाओगे तो जो पावर लिखी है उतनी आएगी। अब उससे कम पे लगाओगे तो पावर कम आएगी, ज्यादा पे लगाओगे ज्यादा आएगी। तो जैसे मान लो ये बल्ब है, इस पे लिखा है 60 वॉट 220 वोल्ट। तो अगर वाकई में इस बल्ब को आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे डायरेक्टली, तो 220 वोल्ट इस पे ड्रॉप है तो 220 इस पे है, तो पक्का ये 60 वॉट पावर पैदा करेगा या कंज्यूम करेगा। तो 60 वॉट पावर ये कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको 220 की जगह मान लो 150 वोल्ट पे ही कनेक्ट किया होता तो ये बल्ब डिम हो जाता, थोड़ा ये बल्ब डिम हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि हम जितना वोल्टेज चाहिए उससे कम दे रहे हैं। और जरा फील करिए यहां पावर कितनी आएगी, ये फील करिएगा। पावर आएगी 60 इंटू 150 बाय 220 का होल स्क्वायर वॉट, ये पावर आएगी। अब ये मैंने कैसे लिखा ये समझिएगा कि ये मैंने कैसे लिखा। 220 वोल्ट पे 60 वॉट है, तो मैं कह रहा हूं कि 150 वोल्ट पे कितना है ये चाहिए। तो यहां हम ये समझते हैं इसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अब पावर क्या होती है, V स्क्वायर बाय आर। रेजिस्टेंस है कांस्टेंट, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो 220 वोल्ट पे 60 वॉट है, तो 150 वोल्ट पे कितना होगा, तो V स्क्वायर के हिसाब से 220 का होल स्क्वायर बाय 60 वॉट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और 150 वोल्ट का होल स्क्वायर बाय P वॉट, हमें पता नहीं कितनी पावर आएगी, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, दोनों को कंपेयर करो। तो 220 का होल स्क्वायर बाय 60
150 का होल स्क्वायर बाय P, तो P इज इक्वल टू 60 इंटू वोल्टेज के रेशो का होल स्क्वायर। कॉमन सेंस से सोचिए, कम वोल्टेज है, पावर कम आएगी, डिम होगा, तो वोल्टेज का रेशो कितना है 150 बाय 220, लेकिन उसका स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज रादर देन द वोल्टेज, इसीलिए हम यहां रेशो लिए, इसका स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब अगर मैं इसी बल्ब को 220 की जगह में 330 वोल्ट पे यूज करता, तो इसकी पावर आती 60 इंटू 220 पे 60, तो 330 पे 330 बाय 220 का होल स्क्वायर, ये वॉट आती, और ये अच्छा खासा ग्लो करेगा। और रियलिटी ये है कि ये कुछ देर बाद विल गेट फ्यूज्ड। प्रैक्टिकली जितना लिखा है उससे कम करोगे तो बल्ब डिम जलेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा पावर दे दी तो ये बल्ब तेज ग्लो करेगा, और तेज ग्लो करेगा, लेकिन शायद यह भी सही है कि यहां जो फिलामेंट में से करंट जा रहा है, फिलामेंट शायद उससे ज्यादा करंट झेल नहीं पाएगा, और ज्यादा गया तो फिलामेंट जल जाएगा, और फिलामेंट जल गया तो फिलामेंट टूट गया, और फिलामेंट टूट गया तो कनेक्शन लूज हो गया, कनेक्शन खत्म, बल्ब फ्यूज हो गया। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा करंट चला जाए तो वो चीजें फ्यूज हो जाती हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि बल्ब कब फ्यूज होता है, या तो आप ऐसे समझिए जितना वोल्टेज लिखा है उससे ज्यादा वोल्टेज इस पर लगा दो तो, या इसी को मैं ऐसा कह सकता हूं जितनी पावर लिखी है उससे ज्यादा पैदा हो जाएगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कम पे बचा रहेगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला देखें हम, और ये कॉमन सेंस है, रटने वाली कोई चीज नहीं है। और पावर एक्चुअल जो देखेंगे तो ये आएगा पावर रेटेड अपॉन वोल्टेज ड्रॉप, एक्चुअल कितने का ड्रॉप हुआ अपॉन रेटेड कितना था का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स की बात करेंगे। चलो तो अब हम बल्ब के कॉम्बिनेशन देखते हैं, बल्ब्स इन पैरेलल। और घर की सप्लाई वैसे पैरेलल ही होती है, और पैरेलल मींस ये कुछ ऐसे, तो ये अगर 30 वॉट का है, ये अगर 60 वॉट का है, ये 220 वोल्ट है, मैं अंडरस्टूड है मान रहा हूं 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। तो इस बल्ब ने क्या कहा, अगर मुझे 220 वोल्ट दोगे तो 30 वॉट कंज्यूम करूंगा। इसने कहा मैं 220 वोल्ट पे 60 वॉट कंज्यूम करेगा, और मैं वाकई में 220 इंडिपेंडेंटली इस पे 220 दे रहा हूं, इस पे 220 दे रहा हूं। इंडिपेंडेंटली समझ में आया, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो 220 इस पे, तो बड़ी आसान सा, ये 30 वॉट ही देगा, ये 60 वॉट ही देगा, तो पावर नेट कितनी हो गई 30 वॉट प्लस 60 वॉट 90 वॉट। मतलब यहां पावर डायरेक्ट ऐड हो गई, मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, कम वोल्टेज वाला कम कंज्यूम कर रहा है। तो ये 60 वॉट ही, ये 30 वॉट है, जो लिखा है वही पैदा होगा अगर हम वही वोल्टेज लगाएंगे। तो प्रैक्टिकली घर में सप्लाई ये वाली होती है कि जितने भी आइटम्स हैं सब पे 220 वोल्ट होता है, लिखा भी उतना है, तो जो पावर लिखी है उतना ही चलेगा। हां, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर यही आप ऐसे करने लग जाओ कि 30 वॉट और 110 वोल्ट था, एक 60 वॉट और 110 वोल्ट था, 110 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले बल्ब आपने 220 वोल्ट पे लगा दिए, तो इस पे भी 220 वोल्ट आएगा, ऊपर भी 220 वोल्ट आएगा। तो ये 110 वोल्ट पे 30 वॉट, तो 220 पे 30 वॉट का 4 गुना 120 वॉट। ये 60 वॉट का 4 गुना 110 पे 60, तो 220 पे। और प्रैक्टिकली कहा जाए तो दोनों ही निपट जाएंगे, तो टोटल पावर 360 वॉट। काफी तेज ग्लो कर रहे हैं, तो पावर का डायरेक्ट समेशन नहीं हुआ 30 और 60, किसका समेशन हुआ? असली में 30 नहीं दे पा रहे, अब ये कितना दे रहा है 120, ये 60 नहीं दे रहा है, ये 240, तो टोटल पावर 360। तो रटिए मत कि पैरेलल में पावर सीधे जोड़ देंगे, बिल्कुल सीधे जोड़ देंगे। अगर ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, ये सेम है, लेकिन अगर वो चीजें बदल गई तो आपको निकालना पड़ेगा। मैं सिंपली ये याद रखता हूं कि आखिरकार पावर है तो स्केलर ही,
तो इंडिपेंडेंटली सब पे निकालो और सीधे जोड़ दो। ठीक है, तो यहां पैरेलल में पावर पी नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 हो गई पैरेलल में, इन पैरेलल। और कब? व्हेन ऑपरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू V रेटेड। ये फील आया? ऑपरेटेड कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं और कितना लिखा है। अगर बराबर है तो पावर सीधी जुड़ जाएगी, डिफरेंट है तो अलग अलग तरीके से जुड़ेगा। और सिंपल सी बात है, पैरेलल में है तो जिस पे ज्यादा पावर लिखी है वो ज्यादा जल रहा है, तेज ग्लो कर रहा है। इंटरेस्टिंग है जब हम सीरीज की बात करेंगे, अगर बल्ब सीरीज में होते तो अब ये 30 वॉट 60 वॉट 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट। और मैंने ये बल्ब ऐसे रखे हैं। अब जरा देखिए, बिल्कुल ये 30 वॉट देगा अगर 220 यहां होगा, ये 60 वॉट देगा अगर 220 यहां होगा, लेकिन 220 तो मिलके है, इंडिविजुअली तो वोल्टेज कम कम मिला होगा। इसका मतलब पावर अलग अलग आएगी। अब इनको करने का बहुत ही सादा सा अप्रोच है। अप्रोच क्या है? सिंपल सा, देखें ये 220 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस 2R है। सोचो, रेटेड वोल्टेज 220 का होल स्क्वायर बाय 60 इसका रेजिस्टेंस, 220 का होल स्क्वायर बाय 30 इसका, इसको R मानूं तो इसका 2R हो जाएगा। और अगर ये R और 2R है तो इस पे 2 इंटू 2/3 इंटू 220 ये ड्रॉप आएगा, इस पे 1/3 इंटू 220 का ड्रॉप आएगा। तो इस पे 220 वोल्ट का नहीं आ रहा है, 220 वोल्ट का 2/3 आ रहा है। तो ये जो पावर लिखी थी 30 वॉट, ये 30 वॉट पैदा नहीं करेगा, कंज्यूम करेगा, ये 2/3 का होल स्क्वायर कंज्यूम करेगा। वोल्टेज का रेशो कितना है? 220 का 2/3, तो पावर कितना होगा? 30 वॉट इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। इस पे देखें, वोल्टेज का रेशो 1/3, तो पावर कितनी आएगी? 60 वॉट का 1/3 का होल स्क्वायर। ये P2 है, ये P1। तो अब देखें, P1 की वैल्यू 30 वॉट इंटू 4/9, 400/3, सॉरी, हाँ 30 इंटू 4/9, 40/3, क्या लिख रहा हूं ये। और P2 कितना आया? 60/9, मतलब 20/3। अब जरा देखिए कौन ज्यादा ग्लो किया, ये वाला। ये ज्यादा ग्लो किया क्योंकि इसकी पावर 40/3 आई, ये कम ग्लो किया, इसकी पावर 20/3 वॉट है। और बात सही भी थी, कौन कम और कौन ज्यादा ग्लो करेगा, जरा करंट भेज के देखो। इन दोनों में करंट सेम है, जो करंट इसमें है वही इसमें है, तो हम I2R से कंपेयर कर सकते हैं। तो I2 इंटू 2R, I2 इंटू R, तो इसकी दुगनी पावर आनी चाहिए। यहां क्या था, यहां करंट नहीं भेज सकते क्योंकि करंट I1 I2 अलग अलग है, लेकिन यहां वोल्टेज दोनों पे सेम है, तो यहां V2/R फॉर्मूला यूज करते, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। लेकिन यहां जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसी की पावर ज्यादा। लेकिन जरा दोनों पावर का समेशन देखिए कितना आया। P1 प्लस P2, 40/3 20/3 60/3, दैट मींस 20 वॉट। जरा देखें, 60 वॉट और 30 वॉट मिलके भी जो नेट पावर आई वो दोनों से भी कम है। और शायद आपको हिंट लग गई होगी कि यहां P नेट सीधे P1 P2 बाय P1 प्लस P2 हो गई है, पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप का, और यहां डायरेक्ट पावर जुड़ गई है। तो 60 और 30 का रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ रहे हैं तो पावर पैरेलल में जुड़ी, रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पावर सीरीज में जुड़ी। और यह इत्तेफाक नहीं है क्योंकि पावर का फॉर्मूला V2/R है, पावर 1/R टाइप पे डिपेंड कर रही है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे यहां लफड़ा था कि 220 वोल्ट हर जगह है तो यह आंसर सही है, तो यह भी बिल्कुल कब आंसर सही है, जब हर जगह 220 220 220 हो।
अगर रेटेड वोल्टेज कुछ और होते तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो मैं पर्सनली रिकमेंड तो नहीं करता ये फॉर्मूला यूज करने के लिए। लेकिन अगर यूज कर रहे हैं तो याद रखिए आप कब यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, ये था, ये 40 वॉट, ये 120 वॉट, ये 30 वॉट। अब पूछा होता है ये 220 वोल्ट है, और ये सभी 220 वोल्ट पे काम करते हैं। तो चूंकि रेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू ऑपरेटेड वोल्टेज, ये सही है, तो आप सीधे पावर नेट लिख सकते हैं। पैरेलल में है, पावर डायरेक्ट जुड़ेंगी, तो इनका पावर डायरेक्ट जुड़ेंगी, तो ये 30 वॉट बनेगा और इनकी पावर डायरेक्ट जुड़ेगी कितनी, 160। लेकिन ये सीरीज में है तो ये ऐसे करके जुड़ेगा, ठीक है। तो 30 इंटू 160 बाय 30 प्लस 160, ये नेट पावर आएगी। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता ऐसे सॉल्व करना। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन कम से कम हम सब कुछ सही करेंगे। अब देखिए करेंगे कैसे, बेहतर तरीका क्या होगा। हम क्या करेंगे, इनमें से रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस है 220 का होल स्क्वायर बाय 40, उसका रेजिस्टेंस है 220 का होल स्क्वायर बाय 120, इसका रेजिस्टेंस है 220 का होल स्क्वायर बाय 30। तो अगर मैं इसको R मान लूं तो ये 4R है, ये 3R है, ठीक है। तो अब हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। तो इसका रेजिस्टेंस 4R, इसका ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R, इस वाले का रेजिस्टेंस नीचे वाले का 220 का होल स्क्वायर बाय 40, 3R। ये आया 220 वोल्ट, ठीक। अब हम देखते हैं 220 वोल्ट कैसे ड्रॉप होने वाला है। तो ये रेजिस्टेंस कितना है, 3R बाय 4, ये रेजिस्टेंस कितना है, R, ये कितना है, 220 वोल्ट। और याद करिए 1 रेशो वोल्टेज का ड्रॉप 1:3/4 रेशो में आएगा। सीरीज में करंट सेम है तो वोल्टेज का ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो ड्रॉप 1:3/4 आता। इसी को 4:3 लिख सकता हूं। तो टोटल 220 का इस पे जो ड्रॉप आया 220 का 4/7, इस पे ड्रॉप आया 220 का 3/7। सीरीज में रेजिस्टेंस के रेशो में वोल्टेज का ड्रॉप है, तो इस पे आया 220 का 4/7, इस पे आया 220 का 3/7, और ये 220 का 3/7 ऊपर भी है क्योंकि पैरेलल में है। और अब हमारे पास चीजें बिल्कुल आसान हो गई। इस पे 220 वोल्ट का ड्रॉप होता तो जाके 30 वॉट कंज्यूम करता, लेकिन इस पे 220 का 4/7 है, तो ये जो पावर देगा ये पावर आएगी 30 वॉट इंटू 4/7 का होल स्क्वायर। 220 वोल्ट पे 30 वॉट, 220 का 4/7, 30 का 4/7 का होल स्क्वायर। ये देखें, ये 220 का 3/7 है। 220 वोल्ट पे करता तो 120 आता, लेकिन अब पावर कितनी आएगी, 120 इंटू 220 की जगह 3/7 होल स्क्वायर। P3 40 वॉट करता अगर 220 होता, लेकिन 3/7 है तो 3/7 का होल स्क्वायर। अब जरा समझिए कि P नेट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर 30 इंटू 4/7 का होल स्क्वायर प्लस 120 इंटू 3/7 का होल स्क्वायर, 40 इंटू 3/7 का होल स्क्वायर। ये टोटल पावर हो गई। तो चाहे तो यहां से 30/49 कॉमन निकाल लो। 30/49 16, 36, और यहां सॉरी हाँ 30, तो एक 3 इसको दे दो, एक इसका, और 120 यहां आ गया, 12 यहां आ गया, मतलब ये बना। ये हमारी ओवरऑल पावर आ गई।
तो देखिए, क्योंकि पावर को आप सीरीज पैरेलल में करते कि पहले यहां पावर डायरेक्ट जुड़ जाएगी फिर 1/, प्रैक्टिकली अजीब सा लगता है कि पावर 1/, करके जुड़ रही है। तो रियलिटी यह है कि पावर डायरेक्टली ही जुड़ रही है। जो आपने 1/, करके जोड़ा था वो रेटेड पावर जोड़ा था, कि रेटेड इतनी लिखी है तो कितनी आएगी। वो कंफ्यूजिंग है, यही तरीका यूज करिए। मतलब तरीका क्या है, सबको रेजिस्टेंस आर के टर्म में लिखो, सब पे वोल्टेज निकाल लो। और मैं रिकमेंड करता हूं 220 की जगह वी सोच लो, तो वी के टर्म में रेशो ही तो देखने। तो वी का 4/7, वी का 3/7, और हर जगह वोल्टेज मिल गया। हर जगह आपको पता था कितनी पावर देता अगर 220 होता है, कितना ये। अब क्या है कि इसमें हम ये भी बता पा रहे हैं कि सबसे तेज कौन ग्लो कर रहा है। सबसे तेज कौन ग्लो करेगा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा आएगी, और सबसे ज्यादा तो न्यूमेरिकली ये टर्म है। इन तीनों में सबसे तेज वो जल रहा है, सबसे स्लो ये जल रहा है। ठीक है, ये सबसे डिम है, डिमेस्ट ऑफ दीज 3, ये सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, ये ब्राइटेस्ट है। और ब्राइटेस्ट और डिमेस्ट कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पावर देगा। और जितनी लिखी है पावर वो ज्यादा नहीं है। जैसे आप देखिएगा, इस पे तो समझ में आ रहा है 120 वॉट लिखी थी और यही सबसे ज्यादा ग्लो किया, तो उस हिसाब से सबसे कम इसको ग्लो करना चाहिए। लेकिन सॉल्व करने पे तो सबसे कम ये ग्लो कर रहा है, और ये देख के पता नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पे वोल्टेजेस रेटेड और ऑपरेटेड डिफरेंट होंगे। कोई भी जनरल एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं जहां मैंने रेटेड ऑपरेटेड वोल्टेज कुछ तो भी दे रखे हैं, सही 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 330 वोल्ट, कुछ तो भी दे रखा है। तो अब पावर में कंबाइन करने वाला तो लॉजिक वैसे ही फेल हो गया, क्योंकि वो तभी काम कर रहा था जब सबकी वोल्टेज रेटेड वोल्टेज सेम हो, और हम वो यूज करने वाले भी नहीं थे। तो अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहां देखते हैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसका है, रेजिस्टेंस क्या है, वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर पी। वोल्टेज मिनिमम हो, पावर मैक्सिमम। तो मिनिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो लेट इट बी, इसको मैंने आर मान लिया। तो मैंने 110 का होल स्क्वायर बाय 60 को मैंने आर माना है। तो अब मुझे बाकी वैल्यूज चाहिए। तो ये क्या है, 110 का होल स्क्वायर बाय 30, 60 की जगह 30 है, मतलब रेजिस्टेंस आ गया 2R। इसका देखें तो 220 का होल स्क्वायर बाय 120 है, इससे 4 बाहर निकालो। 110 का होल स्क्वायर बाय इसका 60 अलग करो, 2 बाहर निकालो। तो 110 का होल स्क्वायर बाय 60 को R लिखा, तो ये कितना हो गया, 2R। अब यहां देखें 220 का होल स्क्वायर बाय 240, 4 इसमें से बाहर निकालो, 4 इसमें से बाहर निकालो। 110 का होल स्क्वायर बाय 60 कट गया, मतलब ये 110 का होल स्क्वायर बाय 60 को यार माना था। तो आपकी मर्जी, आपको कैसे देखना है, रेशो से देखिए, जैसे भी देखना है वैसे देखिए। चलो, तो हम अब इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस हमारा शायद 2R आया था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R आया था, ये रेजिस्टेंस 2R आया था, ये 330 वोल्ट था। हां, आप चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं, इन दोनों में कंपेयर करें। पावर वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस आधा, वोल्टेज सेम है, पावर आधी हो गई, रेजिस्टेंस डबल हो गया। इन दोनों में कंपेयर करें, 110 से इन दोनों में 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, वोल्टेज डबल हो गया, वोल्टेज डबल हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या था, वी स्क्वायर बाय पी। तो वोल्टेज डबल मतलब रेजिस्टेंस 4 गुना, लेकिन पावर भी डबल, तो ऊपर भी 4 गुना, नीचे 2 गुना, 2R। यहां देखिए 110 से 220, 2 गुना वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस हो गया 4 गुना, पावर भी 4 गुनी, ऊपर एक 4 नीचे एक 4, कट गया। तो यहां तक हम कर चुके हैं। अब आपकी मर्जी ये रेशो कैसे लिखना है। अब हमें ये बांटना है, और वोल्टेज को बांटना आपको आना चाहिए। इन सबको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। 3R और 2R का 6R बाय 5,
3R प्लस 2R, ये कितना है R। तो अब ये 330 वोल्ट 1:6/5 में बटेगा, मतलब 5:6 में बटेगा। 1:6/5, 5:6। तो इसका 330 का 5/11 इस पे आएगा, इस पे ड्रॉप होगा 330 का 5/11, इस पे जो ड्रॉप होगा वो 330 का 6/11। तो इस पे हमें ड्रॉप मिल चुका है 330 का 5/11, इस पे ड्रॉप मिल चुका है 330 का 6/11। अब ये 330 का 6/11 इन पे मिलके था, इसको बांटेंगे तो 330 का 6/11 का 1/3 इस पे, 2/3 इस पे। तो 330 के 6/11 का 1/3, तो 330 का 2/11, 330 का 4/11। इसको 1:2 में बांट दिया, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें आंसर चाहिए हर जगह का, तो अब नीचे का सर्किट हमारा कोई काम का नहीं। तो अब हमारा सर्किट बन गया ये कुछ इस तरह। अब जरा देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं फिर से किस फॉर्म में, वो देखिएगा। आर पे ड्रॉप कितना होना चाहिए, 110 वोल्ट है, कितना 330 इंटू 2/11, इसका 110 कॉमन लो, तो इस पे 110 वोल्ट का 6/11 इस पे ड्रॉप आया। इस पे जो ड्रॉप आया वो 110 वोल्ट का, इसका 3 इसको दो, 12/11। इस पे जो ड्रॉप आया, इस पे ड्रॉप, इस पे मैं 220 से कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि रेटेड वोल्टेज 220 है। तो यहां 220 अलग करते तो 3/2 अलग होता, 15/22। ठीक है, 220 अलग करो, 3/2 अलग होगा, 3 15/22। इस पे जो ड्रॉप आया, ये रेटेड वोल्टेज कितना है 220, तो 220 के रिस्पेक्ट में करते तो 220 अलग करते, 3/2 अलग करते, तो 6 का 3/2 9/11। ठीक है, मतलब 220 होना चाहिए, है कितना 330 इंटू 6/11। तो इसको क्या लिखा मैंने, 110 इंटू 12/11, 2 इसको वापस दे दो, 220 का, सॉरी 18/9/11 ये आया। चलो यहां तक ठीक है। अब मान लो हमें पता करना होता कि इनमें से कौन कौन से बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूज कौन से होंगे जिनका वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाएगा। इस पे 220 है, आया कितना 220 का 15/22 बच गया, ये बच गया। अब जरा ये देखें, 220 वोल्ट था, आया कितना 220 का 9/11, 220 से कम है, ये भी बच गया। और इसका 60 वॉट और 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट का 6/11 ये भी बच गया, तीनों बच गए। लेकिन चौथा निपटेगा, 110 वोल्ट पे काम होना था और 110 वोल्ट से 12/11 मोर देन 1 का मल्टीप्लाई किया, मतलब ये वाला पार्ट निपट जाएगा, मतलब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हाँ, फ्यूज आप ऐसे भी कर सकते थे कि ऐसे सोच लो, इस पे कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट 240 वॉट देता, कितना अगर 220 वोल्ट आता, आया कितना 15/22, ये इसकी पावर है। इसकी पावर 220 वोल्ट पे 120 देता, लेकिन 220 का 9/11 है, तो 120 इंटू 9/11 का होल स्क्वायर। ये पावर कितनी देगा, 110 पे 60 दे रहा था, तो 60 इंटू 6/11 का होल स्क्वायर। एंड लास्ट वन 30 वॉट था, बट इट विल बी कंज्यूमिंग मोर देन 30 वॉट, मोर देन द रेटेड पावर, बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस इट इज मोर देन 110 वोल्ट। तो 12/11 होल स्क्वायर, then it is the only bulb which is consuming more than the power which was rated। ये अकेला बल्ब है जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, या इस पर वोल्टेज जरूरत से ज्यादा आ गया, तो ये समय के साथ फ्यूज हो जाएगा। हाँ, अगर फ्यूज निग्लेक्ट कर दें तो इस समय पे टोटल पावर कितनी है, दिस
प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सभी पावर सीधे ऐड कर दो, टोटल पावर आ गई। सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? इन सभी में देख लो सबसे बड़ा एटम किसका है, शायद इसका, ठीक है। सबसे कम पावर कौन कंज्यूम करेगा वो चेक करना पड़ेगा, शायद वो वाला या ये वाला, ठीक है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा सबसे ज्यादा कौन तेज ग्लो कर रहा है। तो ग्लो कौन तेज करेगा? जिस पे एक्चुअल पावर सबसे ज्यादा होगी। सबसे डिम कौन सा होगा? एक्चुअल पावर सबसे कम होगी। और सबसे ज्यादा फ्यूज होने के चांसेस किसके हैं? जिस पे वोल्टेज जरूरत से ज्यादा आ जाएगा। तो उम्मीद है बल्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम हमेशा क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे और सबको आर वार के टर्म में लिख दिया, वोल्टेज को बांट दिया, सब पे इंडिविजुअली पावर मिल गई। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करिएगा। हाँ तो चलो, ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में एक सा काम करना है कि सबसे तेज कौन जलेगा, कौन सा फ्यूज हो सकता है और नेट पावर कितनी आएगी। और हर जगह वोल्टेज 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 इस तरह लिख रखा है, ठीक है। अब आपको आंसर निकालना है। चलो पहले क्वेश्चन सबसे आसान था। 1 मिनट, मैंने लिखा नहीं है 220 वोल्ट है। हाँ, पहले क्वेश्चन में 220 वोल्ट और सभी पे 220 है। इस पे भी 220, इस पे भी 220, इस पे भी 220, तो बिल्कुल आसान। ये वाकई में 20 वॉट देगा, ये 30 वॉट देगा, ये 60 वॉट देगा। तो पहले का आंसर 60 वॉट, सॉरी हाँ 60 सबसे ज्यादा है ना। हाँ, दूसरे का आंसर नन, तीसरे का आंसर टोटल पावर 60 और 30 और 20 110 वॉट। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में ये 220 सब में मिलके है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा। इसको रेजिस्टेंस अगर R मानो तो ये रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस 3R। ये 220 वोल्ट रेशो में बटेगा 1:2:3। तो 220 के 6 हिस्से, 220 का 1/6, 220 का 2/6 मतलब 1/3 और 220 का 3/6 मतलब 1/2। अब ये 220 का 1/6 है, तो ये पावर जो आती वो 60 वॉट का 1/6 का होल स्क्वायर। ये 220 का 1/3, 220 पे 30 वॉट तो 30 का 1/3 का होल स्क्वायर। ये 220 का हाफ, तो ये 20 का हाफ का होल स्क्वायर। ये टोटल पावर आती, इंडिविजुअल पावर मिल गई। अब हमें टोटल पावर चाहिए। टोटल पावर आएगी 6, ये 10/6 वॉट, ये 10/3 वॉट, ये 5 वॉट, ठीक है। हाँ, तो टोटल पावर हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 10/6 प्लस 10/3 प्लस 5। एलसीएम लिया हमने कितना? 6। यहां 10 आया, 10 20 30, कितना आया ओवरऑल? 10 वॉट। हालांकि 10 वॉट आप सीधे सोच सकते थे 60 और 20 का कॉम्बिनेशन, 60 और 30 का कॉम्बिनेशन 20 और 20 और 20 का कॉम्बिनेशन 10, मतलब ये पावर 1/, करके जोड़ सकते हैं। तो 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20 1/10 आ गया, मतलब ओवरऑल 10 वॉट, ठीक है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सभी पे 220 लिखा था, ये भी 220 है, सीरीज में पावर 1/ करके जुड़ गई, नेट पावर 10 आ गई। सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? ये देख लो, ये 10/6, ये 10/3, ये 10/2 लिखा है, 10/2 ही तो है। और सही बात है, सीरीज में सेम करंट है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम था, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। और यहां पावर डायरेक्ट ऐड हो रही थी। तो पहले का आंसर आया कितना? 20 वॉट वाला। और ध्यान दीजिए, तीनों की मिलके जो पावर आई वो काफी कम है, तीनों से भी छोटी। यहां पावर तीनों से बड़ी ऐड हो गया था। कितना आया था नेट पावर? 110। एनीवे, सेकंड क्या है? विच नन। सवाल ही पैदा नहीं होता यहां इन दोनों क्वेश्चन में फ्यूज होने का, क्योंकि टोटल ही 220 है, तो 220 से ज्यादा तो कभी आ नहीं जाएगा। और थर्ड का आंसर 10 वॉट। चलो तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात तय है, सभी का 220 वोल्ट है, मतलब पावर आप डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं। 60 और 30 का मिलके पावर कितनी होगी? 90।
और 90 और 20 का, 90 इंटू 20, 90 प्लस 20, एक जीरो से कट गया, 180/11 वॉट ये टोटल पावर आएगी। लेकिन इसमें कौन तेज ग्लो कर रहा है, इन सब के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, फ्यूज तो अभी भी नन है, टोटल ही 220 है, तो 220 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम करने के लिए फिर से इसका रेजिस्टेंस R ले रहा हूं, ऊपर मैंने लिया 2R, इधर लिया 3R, 220 वोल्ट लगाया। 2R और R का 2R/3, 3R, 2R/3, 3:2 तो 9:2 ये आया। 220 वोल्ट 9:2 में बटना है, तो इस पे 220 का 9/11, 220 का 2/11, ऑब्वियसली इस पे भी 220 का 2/11। तो पावर कितनी आई, 220 का 9/11, 20 इंटू 9/11 का होल स्क्वायर। इस पे पावर कितनी आई, 220 का 2/11, 30 इंटू 2/11 का होल स्क्वायर। 60 किधर गया, 60 वॉट का 60 इंटू 2/11 का होल स्क्वायर। अब इनमें सबसे तेज कौन जल रहा है, यही 9 का होल स्क्वायर, 81 इंटू 20, 162, यहां 120, यहां 24, ठीक। तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन कर रहा है, 20 वॉट वाला, विच मे गेट फ्यूज्ड वंस अगेन इट इज नन। टोटल पावर जोड़ दो, 20 इंटू 9/11 का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2/11 का होल स्क्वायर, 60 इंटू 2/11 का होल स्क्वायर। तो यहां 10/11 का होल स्क्वायर कॉमन लो, 9 का होल स्क्वायर 81, यहां से कितना 10/11 12, यहां से 24, ठीक है। तो देखते हैं कितना बनाए। तो 10/121 इंटू 24 और 12 36, 36 प्लस 81, इसी से कट रहा है, 11 से कटना चाहिए, 6 और 1 7, 8 और 3 11, सॉरी एक करेक्शन है, इट शुड बी 162, 81 का होल स्क्वायर इंटू 2, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो 10/121 इंटू 198, और 198 11 से कटा, 180/11 वॉट, हाँ ये आंसर है। और यही आया था कंबाइन करने पे कि 30 और 60 को डायरेक्ट कंबाइन किया, 60 और 30 को कंबाइन किया तो कितना हो गया, 90 पैरेलल में, 90 और 20 को कंबाइन किया, ये आ गया। और ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि सभी जगह 220 था और ये भी 220 है। लेकिन इसमें सिर्फ नेट पावर के लिए काम का है, कौन सा कितना ग्लो कर रहा है वो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन 4th एंड लास्ट वन। फिर से हमें रेजिस्टेंस मानने पड़ेंगे, तो मैं सबसे कम रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है इसका, तो मैं उसी को ले लेता हूं R, और 110 वोल्ट पे 30 वॉट 2R, 220 वोल्ट पे 30 वॉट तो इसका 4R, 220 वोल्ट, ठीक है। अब देखें तो ये आया 4R, ये आया 2R और R का 2R/3 कितना है, 220 वोल्ट। तो समझिए 110 का होल स्क्वायर बाय 60 को R माना, 110 होल स्क्वायर बाय 30 को हमने 2R माना, 220 का होल स्क्वायर बाय 30 ये कितना था 2R, 220, इट शुड बी 8R। ठीक है। तो हमेशा मैं जनरली क्या करता हूं, जो सबसे कम है उसको R मान लेता हूं, सो दैट R के मल्टीपल में आ जाए। तो 110 का होल स्क्वायर बाय 30 दिस इज 2R, और 220 का होल स्क्वायर बाय 30 ये इसका भी 4 गुना 8R। अब ये करने से पहले एक बात देखिए
कि ये 110 पे है, ये 220 पे है, ये गारंटीड फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि 220 वोल्ट से बड़ा ड्रॉप तो आ नहीं सकता। ये फ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है बच भी जाए, हो सकता है इस पे काफी कम आए और इस पे आ जाए ज्यादा, हो सकता है निपट भी जाए, तो हमें वो चेक करना पड़ा। तो हमने आर इक्विवेलेंट सबका निकाला, ये आया। अब ये कितना बचा, 3 और 8, 24:2 मतलब 12:1। 12:1 मतलब 12/13 ऑफ 220 इस पे है और 1/13 ऑफ 220 इस पे है, बच गए सभी। क्योंकि इस पे जो 1/13 ऑफ 220, इसको 2/13 ऑफ 110 लिख सकते हैं, यही इस पे आएगा, और इस पे आएगा 12/13 ऑफ 220, और ऑब्वियसली इस पे 2/13 ऑफ 110। तो देखिए ये भी बच गया क्योंकि 110 से कम है, ये भी बच गया, और वैसे भी बचते तो दोनों बचते, नहीं निपटते तो दोनों निपटते, पैरेलल में है 110 पे। हाँ, अब हमें आंसर निकालना है पावर किसकी कितनी है। तो ये जो 30 वॉट दे रहा था वो 30 इंटू 12/13 का होल स्क्वायर, ये जो 60 दे रहा था वो 60 इंटू 2/13 का होल स्क्वायर, और ये जो 30 दे रहा था 30 इंटू 2/13 का होल स्क्वायर। तो टोटल पावर कितनी आ गई, 30 इंटू 12/13 का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2/13 का होल स्क्वायर, 60 इंटू 2/13 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए 30/13 का होल स्क्वायर इंटू 4 कॉमन ले लो, 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बना 9, 4 का होल स्क्वायर कॉमन, या 4 ही कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर कॉमन लिए, तो ये कितना बना 36। यहां से 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया 1, यहां से 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया 2, ये पावर आ गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला, दैट मींस ये वाला। तो पहले का आंसर आ गया 220 वोल्ट 30 वॉट, दूसरे का आंसर फिर से नन, और तीसरे का आंसर ये आ गया गंदा सा। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक हीटर है जो 10 लीटर ऑफ वाटर 15 मिनट में बॉईल करता है, दूसरा हीटर है जो 10 लीटर पानी को ही 30 मिनट में बॉईल कर पाता है। ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ज्यादा पावर किसकी है, पहले वाले की, कम टाइम लेगा। ऑपरेटेड वोल्टेज हमेशा 220 वोल्ट है, तो रेशो ऑफ पावर्स, दोनों के पावर का रेशो क्या है, तो बड़ा ही आसान सा, दोनों बराबर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। कैसे पता चला, 10 लीटर 10 लीटर, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी सेम है, टाइम डिफरेंट है, एक को 15 मिनट लगे, एक को 20 मिनट लगे, तो ऑब्वियसली अगर पहले की पावर P है तो दूसरे की पावर 30 मिनट है, P/2 होगी। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी बराबर स्पेंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 10 लीटर ऑफ वाटर बराबर अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करना है, तो सेम एनर्जी इज नीडेड। तो द हीटर विच इज टेकिंग मोर टाइम विल बी लेस पावरफुल, तो टाइम का इनवर्स रेशो ही पावर का रेशो है, तो पहले का आंसर तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 2:1, मतलब मैंने लगाया पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम बिकॉज एनर्जी इज सेम। अब क्वेश्चन क्या है कि अब हमें उतना ही पानी बॉईल करना है, लेकिन हमने इन दोनों को सीरीज में यूज किया और एक बार पैरेलल में यूज किया, तो क्यों ना मैं क्या करूं, इसका पावर अगर P है तो इसका पावर 2P है, लिख सकता हूं। अब अगर मैंने सीरीज में यूज किया तो P इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2P/3। याद करिए, रेटेड वोल्टेज 220 है, ऑपरेटेड वोल्टेज भी 220 है, अंडरस्टूड है। तो सीरीज में पावर ऐसे जुड़ती हैं, पैरेलल में पावर कैसे जुड़ती हैं, डायरेक्ट 3P। अब अगर टाइम निकालना होता तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता, पावर P ने 30 मिनट लिया, पावर P ने 30 मिनट लिया, पावर अगर 2/3 हो गई तो टाइम 30 मिनट का 3/2 आएगा। सोचो, काम उतना ही करना है, 10 लीटर बॉईल कर रहा था P पावर 30 मिनट में,
तो 10 लीटर बॉईल करेगा, पावर 2/3 हो गई, तो टाइम 3/2। यूज्ड इन पैरेलल, पावर 3 गुनी, तो टाइम कितना लगा, 30 का 1/3, दैट मीन्स 10 मिनट। और शायद आप हार्डली सरप्राइज होंगे कि ये 15 और 30 डायरेक्ट जोड़ के 45 लिखा है, और 15 और 30 पैरेलल वाला जोड़ दो ये, तो ये 10 लिखा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं, पावर 1/, करके ऐड होता है, तो टाइम डायरेक्ट ऐड होगी, क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे सीधे ये इमेजिन करिए कि हमने सीरीज में ऐसे कंबाइन की, पैरेलल में ऐसे कंबाइन की, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और आंसर टू पार्ट 2, ये महासड़ा, हमने 10 लीटर की जगह 20 लीटर कर रहे हैं, पावर वही है, तो उसी पावर से 10 लीटर की जगह 20 लीटर खर्च करवाओगे, गर्म करवाओगे, तो आपको टाइम डबल लगेगा। पहले का आंसर 90 मिनट और दूसरे का आंसर 20 मिनट। क्यों? क्योंकि वही पावर 45 मिनट ले रही है 10 लीटर के लिए, तो वही पावर 20 लीटर के लिए 90 मिनट। तो सीधे ऐसे लिख दिया। अब अगर इसमें हम सीरीज पैरेलल नहीं करना चाहें तो हमें फिर ऐसे सोचना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस तो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस 2R है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। हालांकि R1 R2 भी ले लो तो इतनी दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखते हैं, इसकी पावर 220 का होल स्क्वायर बाय R1 इंटू टाइम T, T कितना है 15 मिनट, इज इक्वल टू 10 लीटर। साथ में कुछ कांस्टेंट आते हैं MS डेल्टा T टाइप के, वो सब में सेम है। ऐसे ही 220 का होल स्क्वायर बाय R2 इंटू 30, ये भी 10 के बराबर है, तो 10 यूनिट ऑफ एनर्जी, 10 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहां से R1 और R2 का रेशो 1:2 आ गया। चलो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R। यहां तक ठीक है। तो और हमें क्या पता है, 220 का होल स्क्वायर बाय R इंटू 15 मिनट इज इक्वल टू 10 लीटर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरे में R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, सीरीज में 3R, तो पावर कितनी होगी 220 का होल स्क्वायर बाय 3R इंटू टाइम T इज इक्वल टू 10 लीटर। और अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो टाइम T की वैल्यू 15 का 45 हो जाएगा। इसी के दूसरे पार्ट में R इक्विवेलेंट कितना था, R और 2R का 2R बाय 3, तो 220 का होल स्क्वायर बाय 2R बाय 3 इंटू T इक्वल टू 10, ये करना था। तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसे करना हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस मुझे ये समझाना था कि सीरीज में पावर P नेट जो आया वो कुछ ऐसे आया, इसीलिए जो T नेट आया वो T1 प्लस T2 आ गया, R नेट आया R1 प्लस R2। और सोचिए, ये कॉमन सेंस लिखा है, पैरेलल में पावर डायरेक्टली जुड़ गई, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा R1 R2 बाय R1 प्लस R2 आया, टाइम हमारा T1 T2 बाय T1 प्लस T2 आया। सोचिए, पैरेलल में टाइम कम लगना था क्योंकि दोनों एक साथ हीटर काम कर रहे हैं, ठीक है। और सीरीज में R इक्विवेलेंट का बढ़ गया, पावर कम हो गई, हीटर और स्लो हो गया, ठीक। तो उम्मीद है यहां तक बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा।